नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार और आपके अपने इस चैनल पे। मैं हूं ब्रजनंदन, एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट। अभी तक जैसा कि लोगों के द्वारा जो सवाल आए हैं, उन्हीं सवाल का मैं जवाब देने के लिए एक बार आपके सामने मैं फिर से उपस्थित आया हूं एक नए वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ। उसमें मैं चर्चा करने के लिए मैं डिस्कस करूंगा कि किस किस बिंदु पे कब कब किस परिस्थिति में आपको 498A केसेस में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस सामान्यतः तौर पे ये देखा गया हुआ है कि जब कोई डिस्प्यूट अराइज होता है पति या पत्नी दोनों में, तो सबसे पहले सर्वप्रथम जो पत्नी करती हैं कि अपने मायके चली जाती हैं या अपने किसी अन्य स्थान पे चली जाती है जहाँ पे उनका हित व्याप्त होता है, या उसके अन्यथा जाके कहीं और रह के अपने सेपरेट रह के सबसे पहले मैं पति के खिलाफ 125 और सेक्शन 12 DV एक्ट में या 498A के केसेस में उसमें सबसे पहले FIR दर्ज करवाती है, और इसके अन्यथा और भी जाके जो भी कार्रवाई हो पाती है वो सारी समुचित कार्रवाई करती हैं। तो आज का वीडियो इसी विषय पर आधारित है कि जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे कि 498A के केसेस में कब होता है और क्यों होता है, और इसमें क्या क्या कारण या क्या गलतियां पत्नियां करती हैं, और इसी पे हम डिस्कस करेंगे। और अगर जो उससे पहले एक रिक्वेस्ट मेरी एक और है कि अगर जो आप वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं, इसको देख रहे हैं, तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि अगर जो आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ये वीडियो आज के बाद आपको दोबारा नहीं मिलेगा। और अगर जो आप ऐसी ही वीडियो, ऐसी ही जानकारी आप अगर जो दोबारा प्राप्त करना चाहते हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ में लाइक करें और शेयर करें, और साथ में कमेंट करके हमें अवश्य बताएं कि आपकी कोई जानकारी रह गई है या किसी अन्य बिंदु पे, किसी अन्य विषय पर कोई आप जानकारी चाहते हैं, तो मैं उसको वीडियो के माध्यम से आपको प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। और इसको शेयर अवश्य करें जिससे ये जानकारी दूसरे लोगों तक पहुंचे, क्योंकि जानकारी के अभाव में वो सही या गलत का उस पर फैसला नहीं ले पाते हैं, और जब तक उनको समझ हो पाती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, और अपने मुकदमे में, अपने वाद में अनावश्यक रूप से अपना नुकसान कर बैठते हैं। तो इसे ही नुकसान से बचने के लिए आप उसको दूसरे लोगों तक शेयर कर सके, जिससे उनको दूसरे लोगों को भी ऐसी ही जानकारी मिल सके। डिस्कस कर रहा था कि वाइफ ने अगर जो कोई मुकदमा दर्ज कर दिया है 498A का केसेस में, तो अब ऐसी स्थिति में पति को क्या करना चाहिए। तो 498A के जो केस दर्ज करवाती है थाने से, अगर जो इसमें थाने से दर्ज कर लेती है तो ठीक है, मच बेटर है। अगर थाने से नहीं दर्ज किए जाते हैं तो थ्रू द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, उसमें सेक्शन 156 में आप उसमें पिटिशन मूव करके उसमें FIR दर्ज करा के प्रोसीडिंग इनिशिएट होती है। लेकिन 498A के केसेस में सामान्यतः तौर पे ये देखा गया है कि ज्यादा तौर पे ये जो झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए हैं, उन झूठे मुकदमों को दर्ज करने के उपरांत उसका उपचार क्या है। सामान्यतः तौर पे ये भी देखना गया, क्योंकि ये जो एक इमेज होती है, एक क्लीन और नीट जो इमेज सोसाइटी में पति की बनी हुई है, सबसे पहले वो इसमें डिमोलिश करने का प्रयास करती है। अगर जो इमेज डिमोलिश हो जाती है तो इसमें पति को बहुत बड़ा झटका लगता है, जिसमें कोई, मैंने यहाँ तक भी देखा, वो सुसाइड करने की भी नौबत आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में ऐसी ही एक धारा है जो 498A की है, जो पति को बहुत ज्यादा परेशान करती है या उनके घर वालों को परेशान करती है। हाँ, अगर जो FIR दर्ज हो जाती है, फिर उसके बाद दर्ज होने के उपरांत पुलिस जो है उसको अरेस्ट करने के लिए फिर पुलिस परेशान करती है। तो कुल मिला के मैं ये कहूंगा कि अगर जो 498A केसेस में अगर जो FIR अभी दर्ज हो रही है, जब तक कि नए कानून लागू नहीं हो पाते हैं, तो अभी तक आपको सबसे पहले आपको ये बचना चाहिए, क्योंकि आपकी जो इमेज है वो आपको अपनी इमेज भी बचा के रखनी चाहिए। क्योंकि सबसे पहले अगर जो पुलिस आएगी, क्योंकि जो सीधा साधा व्यक्ति है जिसकी एक रियल इमेज बनी हुई है सोसाइटी में, उसके घर पे आके अगर जो पुलिस चक्कर लगाए तो उसमें भी उसकी इमेज बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। इमेज ही एक वो है जो कि कैरेक्टर डिस्प्ले करती है। अगर वो कैरेक्टर, वो इमेज अगर जो खराब हो गई, इस पर दाग लग गई, तो वो उस दाग को सही करने में काफी वक्त लग जाता है, या ये भी हो सकता है कि ऐसा दाग जो आपकी इमेज पे लग गया वो नहीं भी सही हो पाता है। लेकिन सामान्यतः तौर पे सोसाइटी क्या प्रिज्यूम करती, सोसाइटी ये प्रिज्यूम करती कि इसने कोई गलत काम किया होगा या उसने कुछ गलत हरकत की होगी, तभी तो पुलिस उसके घर पे आई है, अन्यथा पुलिस को आने की उसके घर पे क्या जरूरत पड़ती थी। लेकिन ये हमारा क्रिमिनल जो बैकग्राउंड है, या क्रिमिनोलॉजी के सेक्टर में जो हमने स्टडी किया है, उसमें मैंने ये जरूर देखा है कि मान लीजिए कोई थोड़ी देर के लिए अगर जो किसी ने कोई क्राइम कर लिया है, अगर जो क्राइम करने के उपरांत तो सोसाइटी में ये कहेगी कि जिसने कोई क्राइम किया होगा तभी तो पुलिस के घर में आई है और उसको अरेस्ट करके ले गई है। और अरेस्ट करने के उपरांत अगर जो उसने क्राइम किया भी होगा, सही भी किया होगा, तो उसके बाद उसको सजा मिल गई। सजा मिलने के बाद वो तो कंपनसेट हो गया। जिसके खिलाफ अगर जो कोई अपराध कारित किया था तो उसके खिलाफ उसका एक कई तरीके से कंपनसेशन के तौर पे
एक अमाउंट जो या फिर एक इम्प्रिजमेंट जो कारावास मिलना चाहिए था वो मिल चुका। लेकिन फिर भी हमारे समाज के जो व्यक्ति हैं, जो समाज के लोग हैं, फिर भी उसको जो क्रिमिनल नेचर से या उसकी जो साफ और प्योर इमेज जो पहले से बनी हुई है, वो समाज में जो बनी हुई इमेज वापस नहीं आ पाती है। इसका यही एक कारण है कि जो भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट होती है उसमें सबसे पहले ये होती है कि उसकी जो इमेज होती है वो खराब हो जाती है। तो इमेज खराब हो जाने के बाद फिर वो दोबारा सही नहीं हो पाती है किसी भी रीजन में। जैसे कि अगर जो सिविल केसेस में देखें, भाई किसी ने किसी के पैसे को चुराए तो वो पैसे अगर जिसको वापस कर दिए तो यहाँ पे मामला साफ हो गया कि उसका जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई हो गई। लेकिन क्रिमिनल लॉ में ऐसा नहीं है। क्रिमिनल लॉ में अगर जो कोई अपराध कारित किया है, अपराध कार्य करने के उपरांत अगर उसको सजा भी मिल गई है तो वो तो वहां तक तो कंपनसेट है, सही हो जाएगा। लेकिन समाज के जो व्यक्ति हैं, समाज के जो लोग हैं, वो उसको क्रिमिनल की निगाहों से, क्रिमिनल आइडेंटिटी के हिसाब से जो उसको देखते हैं वो उसको देखना नहीं छोड़ते हैं। वो फिर भी उसको मानते हैं कि इसने एक क्राइम कर चुका है, हो सकता है भविष्य में दूसरा भी क्राइम करे। तो ऐसे ही तथ्यों की ये एक जो छोटी सी धारा है पत्नियों के द्वारा इम्पोज कर दी जाती है कि हमको और पति के रिश्तेदारों ने और पति ने मिलकर हमको घर से मार पीट के भगा दिया है और साथ में हमारे दहेज के लिए मांग करते हैं और सारी मेरी जो स्त्री धन था, जो जेवर थे, और वो भी सब छीन लिया है। एक्स्ट्रा जो भी अलग अलग एलिगेशन इम्पोज किए जाते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर जो छोटे से एलिगेशन लगाने के उपरांत भी अगर किसी व्यक्ति की अगर जो पूरी लाइफ बर्बाद हो जाए तो इससे भी बचना चाहिए सबसे पहले आपको। लेकिन अभी तक जो 498A के जो केसेस हैं, जो धारा है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हुए कुछ नई गाइडलाइन और कुछ नए डायरेक्शन के साथ उसको इम्पोज किया है। और उसके उपरांत ही पति को जो थी बहुत हद तक अब जो जाके कुछ राहत मिल पाई है। लेकिन इसके पहले स्थिति और भी खराब थी। लेकिन वर्तमान में जो लॉ प्रिवेल कर रहे हैं उसके हिसाब से अभी 498A की जो धारा है वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है। उसमें नए सुधार के साथ नए गाइडलाइन जारी करती रहती है। और हाँ, ये भी है समय समय पे अगर जो कोई नई समस्या, नई प्रॉब्लम अगर जो निकल के आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उस पर भी गाइडलाइन जारी करती है या डायरेक्शन देती है कि सच एंड सच केसेस में अब क्या क्या एक्टिविटी होनी चाहिए। इसी के आधार पे जो हमारी भारतीय सरकार है उसने 498A के केसेस के साथ में जो अन्य सभी जो धाराएं थी जिनमें मिसयूज होता था या जो सही तरीके से लागू नहीं हो पाती थी, उनको भी अब चेंज करके जो नया लॉ आ रहा है भारतीय न्याय संहिता BNS, उसको भी लागू करने के लिए 1 जुलाई 2024 से वो लागू हो जाएंगे। उसके उपरांत जो पति के लिए है बहुत अच्छी खबर है कि उसमें जो अभी तक जो लॉ प्रिवेल होता था कि कोई भी एप्लीकेशन आप थाने में दे आइए, उसमें बिना जांच किए सही है या गलत है उसकी FIR दर्ज करके पुलिस को ये पावर मिल जाती थी कि वो पति के या उसके रिश्तेदारों को घर जाके उसको परेशान करने लगे, साथ में उसको बुलाने लगे थाने में आके कि आप आ जाइए, अपनी बेल करा लीजिए टेम्परेरी तौर पे, नहीं तो हम आपको अरेस्ट करके जेल भेज देंगे। लेकिन अब ये ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा क्यों नहीं होगा? उसका एक रीजन ये है कि ये सबसे पहले 498A के केसेस में उसको चेंज करके एक नई धारा इंपोज कर दी है, सेक्शन 84। अब सेक्शन 84 में जो धारा बदल गई है, जाहिर सी तौर पे जो पहले की जो सजा थी 3 साल, वो 3 साल की सजा अभी भी बरकरार रखी। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो अभी तक जो होता था कि पहले पत्नी को प्रूफ नहीं करना पड़ता था, केवल आप रात में एप्लीकेशन लिखिए या टाइप करिए, सुबह जाके आप थाने में दे आइए, अगले शाम तक पुलिस वाले आपके घर पे चक्कर लगाने लगेंगे या आपको परेशान करने लगेंगे, साथ में यहाँ तक कि हस्बैंड या उसके रिश्तेदारों को भी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसमें पुलिस आपको घर में आने से पहले, अब वो वाइफ के ऊपर बर्डन है, वाइफ के ऊपर ये एलिगेशन जो उसने लगाए हैं वो सत्य हैं या सही हैं, वो किस आधार पे सही हैं, कैसे सही हैं, ये सारी चीजें पत्नी को अब पहले प्रूफ करनी पड़ेंगी। अगर जो वो थाने में FIR दर्ज कराती है तो दर्ज करने से पहले जो IO है, जो विवेचना करेगा, जो विवेचना अधिकारी है, उसका ये दायित्व बनेगा या उसका कर्तव्य बनेगा कि वो सबसे पहले जो एप्लीकेशन उसके पास रिसीव हुई है, जो पत्नी ने उसको एप्लीकेशन दी है कि मारपीट के और जो दहेज हमसे मांगते हैं इलीगल तरीके से, जो भी सही है घटना, जो भी एप्लीकेशन इसने दी है, सर्वप्रथम सबसे पहले उस एप्लीकेशन की जांच की जाएगी। पत्नी को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि अगर जो पत्नी ने मारपीट किया है तो उसके क्या कारण रहे होंगे, कहाँ कहाँ चोटें आई हैं, अगर जो उसने दहेज के लिए पैसे मांगे हैं तो क्यों मांगे हैं और कब मांगे हैं, अगर जो मारपीट हुई है तो इसमें साथ में ये चीज अवश्य उसको बतानी पड़ेगी, मारपीट हुई है, कहाँ हुई है, कब हुई थी, और उस मारपीट की घटना के समय कौन कौन लोग उपस्थित थे। उन लोगों की उपस्थिति इस आशय के साथ, इस
संबंध में क्या यहाँ तक भी उनकी उपस्थिति हो सकती थी कि क्या वो बीच बचाव कर सके। ऐसी स्थिति में ये सारे तथ्य, ये सारे जो बर्डन जो पत्नी के ऊपर डाले गए हैं, तो पत्नी को सबसे पहले ये प्रूफ करने पड़ेंगे कि ये सच घटना जो भी एप्लीकेशन में वो लिख रही है वो सारी घटना उसके साथ घटित हुई है, वो सही है। अगर जो ये सारी घटनाएं जो भी उसने पास लिखी है जनरल धाराएं होती हैं, ज्यादातर सामान्यतः तौर पर जो जनरल धाराएं इम्पोज की जाती हैं मारपीट की और साथ में दहेज के लेन देन के लिए, जो जनरल धाराएं अभी तक जो इम्पोज की जाती हैं मारपीट की और दहेज के लेन देने के लिए, और साथ में गाली गलौज या जान से मारने की धमकी दी गई है पति या उसके रिश्तेदारों की तरफ से, तो पत्नी को सबसे पहले इसमें जो भी साक्ष्य अपने प्रस्तुत करेंगे, अगर जो ये सही तरीके से अपने साक्ष्य अपने जो भी कंटेंशन है जो उसने अपनी एप्लीकेशन में लिखे हुए सारी जो उसको प्रूफ कर ली जाती है, और अपने सारे प्रूफ अगर जो आईओ के सामने या जो भी विवेचना कर रहा होगा उसके सामने अगर जो प्रस्तुत कर देगी, अगर ये सारे तथ्य अगर जो साबित होते तभी उसकी एफआईआर दर्ज होगी। फिर एफआईआर दर्ज होने के उपरांत उसमें विवेचना का जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो पाएगी। और अगर जो हम दूसरे शब्दों में अगर जो हम बात कहना चाहें तो सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि जो एप्लीकेशन जो पत्नी के द्वारा जो प्रस्तुत की जाती थी उसी को सही मान लिया जाता था, उसी के आधार पे आगे की कार्यवाही अग्रसारित कर दी जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा 1 जुलाई 2024 के बाद से, क्योंकि अब समय बहुत ही कम बचा हुआ है, और इस समय के बाद क्योंकि पति के लिए अच्छी खबर आई है, उनको बहुत हद तक फायदा मिलेगा कि अगर जो झूठा मुकदमा दर्ज किया जाता था पत्नी की तरफ से, अब वो झूठा मुकदमा दर्ज होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि झूठ है और सच्चाई है, अगर सच्चाई में कोई घटना घटित होती है तो उसके साक्ष्य और उसके जो एविडेंस है वो अवश्य मिलते हैं। लेकिन अगर कोई झूठी घटना है उसके साक्ष्य मिल पाना बहुत ही कम है। ये झूठे तरीके से अगर कोई साक्ष्य एकत्रित किए जाते हैं या उनको मैनेज भी किया जा सकता है तो वो ज्यादा दूर तक नहीं चलते हैं। तो अब अगर जो पत्नी ने कह दिया है उसी को सही मान लिया जाता था, उसी के आधार पर आगे की कार्यवाही अग्रसारित कर दी जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, उसको सबसे पहले सर्वप्रथम उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि ऐसी घटना उसके साथ क्यों घटित हुई है, इसके पीछे रीजन क्या है। और आज के वीडियो यहीं तक है, इतना ही है। मिलते हैं एक और वीडियो में एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए आपके सामने मैं फिर से उपस्थित आऊंगा। तब तक के लिए अगर जो आपने चैनल को अगर जो आप अभी तक भी अगर जो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, ऐसी वीडियो अगर जो आप दूसरी बार अगर जो आगे से आप जानना चाहते हैं, अगर उस पर आप नई जानकारी आप पाना चाहते हैं, उसको सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक अवश्य करें अगर जो आपको पसंद आती है, और इसके साथ में आप कमेंट करें और साथ में दूसरे लोगों तक भी शेयर करें, जिससे ये जानकारी दूसरे लोगों तक भी पहुंचे। अगर जो आपकी कोई जानकारी है या हमसे आप कोई निजी जानकारी या हमसे कोई आप लीगल एडवाइस जानना चाहते हैं तो संपर्क करने का जो माध्यम है, आप हमसे व्हाट्सएप करके, आप हमसे अपॉइंटमेंट बुक करके आप हमसे जो जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं। और साथ में हमें आप कमेंट करके बताइए कि तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और वीडियो अंत तक देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद।